हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज इस पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के एक नए भाग में, भाग 4 में मैं लेकर हाजिर हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस पर हैं, एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो ये भी इस विषय से भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा प्रत्येक प्रश्न को। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 12 अक्टूबर सन 2014 को चक्रवाती तूफान आया था। ओमान देश ने इसे हुदहुद का नाम दिया था। हुदहुद कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर सन 2014 को एक चक्रवाती तूफान आया था जिससे बहुत ही जनधन की हानि हुई थी। इसको ओमान देश ने हुदहुद का नाम दिया था। अब आपको बताना है हुदहुद कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हुदहुद जो है वो इज़राइल का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और बात करते हैं यहाँ कि भारत में इस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हुदहुद पक्षी जो कि इज़राइल का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत में इस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको याद रखना होगा। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसे कठफोड़वा, जी हाँ, कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। ऐसा पक्षी है ये जो लकड़ी को फोड़ देता है अपने चोंच के द्वारा। तो यही कठफोड़वा है जिसको इज़राइल में हुदहुद के नाम से जाना जाता है। और 12 अक्टूबर सन 2014 को जो चक्रवाती तूफान आया था उसे ओमान देश ने इसी पक्षी के नाम पर हुदहुद तूफान नाम दिया था। तो इस प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इबोला क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इबोला के बारे में, इबोला का टोटल वर्णन किया जाएगा। ये क्या है तो ध्यान से सुनिए, इबोला क्या है। इबोला जो है एक संक्रामक रोग है। जी हाँ, एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, विषाणुओं से होने वाला रोग है और संक्रामक रोग है इबोला। क्या होता है इबोला? तो पहली बात तो इसकी पहचान कांगो नदी के पास स्थित एक गांव में हुई थी। कांगो एक नदी है और कांगो में एक नदी है जिस नदी का नाम है इबोला। जी हाँ, कांगो में एक इबोला नदी है, उसी के पास स्थित एक गांव है और उसी गांव में इस रोग की पहचान हुई थी। और नदी के किनारे वो गांव था, इसलिए इस रोग का नाम भी इबोला पड़ गया, इबोला रोग पड़ गया इसका नाम। इसमें क्या होता है तो ये बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें जो मनुष्य की नसें होती हैं, आप जानते हैं नसों के बीच में खून का संचार होता है, रक्त का संचार होता है। होता क्या है इस बीमारी में कि इन नसों से रक्त का स्राव होने लगता है। जी हाँ, रक्त रिस करके निकलने लगता है नसों से और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही खतरनाक रोग है ये, तो इसे ही इबोला रोग का नाम दिया गया है। चलिए, तो कांगो मत भूलिएगा, कांगो देश है, उस देश में एक इबोला नाम की नदी है, उसी नदी के पास के गांव में इस रोग की पहचान हुई थी, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया? इबोला पड़ गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक, जी हाँ, भारतीय संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित किया? ये डेट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय आपदा प्रबंधन ने भारत की संसद ने 2005 में, जी हाँ, सन 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक को पारित किया था। तो डेट याद रखिएगा, सन 2005। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया ये देखते हैं। तो चौथा प्रश्न में एक नारा है, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। जी हाँ, ये है एक उक्ति, एक नारा, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। यह किसका कथन था? ये किसने कहा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको कभी भी पूछा जा सकता है। तो बांध नहीं चाहिए, बांध जो है वो पहाड़ का विनाश है, ये किसने कहा था? तो ये हैं आपके वही सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका कथन था कि बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। बांधों से जब पानी को बांध दिया जाता है, जल के बहाव को रोक दिया जाता है, तो उससे पहाड़ों को नुकसान होता है और इसीलिए इन्होंने जो है ये कहा था।
और इन्होंने याद रखेंगे टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था और जो है इनको चिपको आंदोलन का प्रणेता भी माना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन को कई बार पूछा गया है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चलिए, इतना सब कुछ जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने वृक्षों को बचाने के लिए कौन सा नारा दिया था। यहाँ देखिए, वहाँ पहाड़ों को बचाने के लिए दिया था कि बात नहीं चाहिए बांध पहाड़ का विनाश है। यहाँ पर वृक्षों को बचाने के लिए एक नारा दिए हैं। कौन सा नारा है? क्या पेड़ बचाओ हरियाली लाओ नारा है, या फिर पेड़ बचाओ प्रदूषण हटाओ नारा है, घटाओ नारा है, या फिर लकड़ी पानी और बयार ये हैं जंगल के उपकार ये नारा है, या फिर ये सभी उनके नारे हैं वृक्ष बचाने के लिए। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो उनका नारा था वो ऑप्शन आपका ए सही होगा। उन्होंने नारा दिया था वृक्षों को बचाने के लिए लकड़ी पानी और बयार ये हैं जंगल के उपकार, ये उनका नारा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपका है जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी पर्यावरणविद हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी पर्यावरणविद हैं, यानी गांधीवादी की विचारधारा के पर्यावरणविद कौन है? क्या सुंदरलाल बहुगुणा है, क्या चंडी प्रसाद भट्ट हैं, सुगाथा कुमारी हैं, या फिर बाबा आमटे हैं, कौन हैं? तो इसमें जो गांधीवादी पर्यावरणविद हैं उनका नाम है चंडी प्रसाद। जी हाँ, उनका नाम चंडी प्रसाद है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद के बारे में बात करें तो ये भी चिपको में एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में थे। इनकी सक्रिय सहभागिता थी चिपको आंदोलन में, जिसके प्रणेता आप जान चुके हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और इनको जो पुरस्कार मिले हुए थे, इनको बहुत पुरस्कार मिले। उसमें सबसे पहला पुरस्कार इनका था पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा रैमन मैग्सेसे, चौथा गांधी शांति पुरस्कार। इतने पुरस्कार इनको मिल चुके थे, तो ये बहुत ही फेमस हैं चंडी प्रसाद भट्ट। वहीं बात कर लें अगर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, जमुनालाल बजाज पुरस्कार मिला था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा गया है कई बार वो है राइट लिलीवुड, इस प्रकार का पुरस्कार भी मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को। तो इतनी सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली एक क्वेश्चन से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के सातवें क्वेश्चन को। चलिए, ये है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है, दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद, जी हाँ, दक्षिण भारतीय पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी जानी जाती हैं, अर्थात किस लिए जानी जाती है सुगाथा कुमारी? ऑप्शन में है शांत घाटी संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी शांत घाटी जैव विविधता के लिए, ऑप्शन सी प्राकृतिक संरक्षण समिति की सदस्य होने के लिए, प्रकृति संरक्षण समिति की सदस्य होने के लिए। तीन ऑप्शन है, क्या तीनों में से एक सही है या फिर ऑप्शन डी सही होगा? ये सभी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी सही हैं। जी हाँ, सुगाथा कुमारी शांत घाटी संरक्षण के लिए भी जानी जाती हैं, शांत घाटी जैव विविधता के लिए भी जानी जाती हैं, और प्रकृति संरक्षण समिति की सदस्य भी रही हैं। तो इन सब के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। और बात करते हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। ये दो पुरस्कार इनको मिले थे, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। दो प्रकार के पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये सब जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के आठवें क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, तो समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौवें क्वेश्चन को। नौवां क्वेश्चन है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाने वाले थे वो हैं, जी हाँ, वो हैं बाबा आमटे। जी हाँ, जी हाँ, वो हैं बाबा आमटे, जो कि इस ऑप्शन में उनका नाम नहीं आया है। इस ऑप्शन में कहीं भी उनका नाम नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था उनका नाम था बाबा आमटे। जी हाँ,
उनका नाम था बाबा आमटे, याद रखिएगा। और बात करते हैं बाबा आमटे के बारे में कुछ और, तो इनका जो एक दूसरा नाम था वो मुरलीधर देवीदास आमटे था। जी हाँ, इनका दूसरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। तो कभी कभी इनका नाम भी पूछा जाता है कि बाबा आमटे का मुख्य नाम क्या था, तो मुरलीधर देवीदास आमटे नाम था। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए भी जाने जाते हैं और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। इनको ढेर सारा पुरस्कार मिला। बात करते हैं पुरस्कारों की, तो इनको 1971 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, 1985 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और 1999 ईस्वी में गांधी शांति पुरस्कार मिला। इतने पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा आमटे, और जाने जाते हैं ये किसके लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, 10वें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हरित विकास और सतत विकास के लिए जानी जाती हैं। इसका मतलब कोई महिला हैं जानी जाती हैं। अब ढूंढना है आपको, क्या सुगाथा कुमारी हैं, सुनीता नारायण हैं, या फिर ये दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है, क्या है सही है। तो इसमें से आपको चुनना है। तो जो हरित और सतत विकास के लिए जानी जाती हैं वो हैं सुनीता नारायण। जी हाँ, वो हैं सुनीता नारायण। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा, सुनीता नारायण। चलिए बात करते हैं इनके बारे में कुछ और। तो औद्योगिक विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर इन्होंने शोध कार्य किया था और सन 1982 ईस्वी से दिल्ली स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण के केंद्र से जुड़ी रही थी ये। और इनको पुरस्कार मिला था 2005 में, सन 2005 में पद्मश्री और राज्य लक्ष्मी, दो नाम का पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार मिला था और राज्य लक्ष्मी कब मिला था, तो सन 2005 में मिला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 11वें क्वेश्चन को। ये देखिए एक डेट पूछ लिया गया आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट पूछा गया है विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो गौरैया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि विश्व गौरैया दिवस जो है वो मनाया जाता है 20 मार्च को। जी हाँ, वो मनाया जाता है 20 मार्च को। अच्छा, बात करते हैं 22 मार्च के बारे में। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और जिसके तहत पर्यावरण की समस्या के प्रति सबको जागरूक किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपने जान ली, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन भी आपका जो है एक दिवस को लेकर के है। पूछा क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, 5 जून को। बात करते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 16 सितंबर की। 16 दिसंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं ऑप्शन डी की, 1 सितंबर से 7 अक्टूबर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। जी हाँ, 1 अक्टूबर से, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस आपका वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरे सप्ताह भर वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 13 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। चलिए तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 14वें क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक राष्ट्रीय उद्यान को लेकर ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जी हाँ, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो वो है आपका
जिम कॉर्बेट, जी हाँ वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में कुछ और बात करते हैं तो ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। जी हाँ, ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, जिम कॉर्बेट नाम का ये राष्ट्रीय उद्यान। चलिए और बात करते हैं थोड़ा सा ये दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है इसके बारे में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में है और यूपी के लखीमपुर खीरी ज़िले में है। जी हाँ, बात करते हैं पेरियार अभयारण्य की। पेरियार अभयारण्य क्या है, तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, पेरियार अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभयारण्य है। और बात करते हैं गिरि राष्ट्रीय उद्यान की। गिरि राष्ट्रीय उद्यान की तो ये जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, एशियाई शेर बहुत पूछा जाता है ऐसे प्रश्न को, एशियाई शेर। और ये गुजरात में है राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ये गुजरात में है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन क्या है, पेरियार अभयारण्य किस जीव के लिए जाना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपने इसके पहले की श्रृंखलाओं को नहीं देखा है तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, उन सेट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। इस सेट में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराया, बहुत ही उन प्रश्नों से और तमाम प्रकार के पॉइंट आपको बताएं। सबको याद रखिएगा, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को मित्रों में अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो लेता हूं मैं बाल मुकुंद आपसे विदा, मिलता हूं फिर अपने अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।